नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग सक्सेना और तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शो रूबरू में। जैसा कि आप जानते हैं कि रूबरू एक मंच है उन प्रतिभाओं के लिए, उन शख्सियतों के लिए जो अपने अपने क्षेत्रों में उम्दा कार्य कर रहे हैं। हर कड़ी में किसी न किसी नए चेहरे के साथ हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने इस शहर का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने देश का नाम रोशन किया है कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में। आज उसी कड़ी में मेरे साथ अनुकृति रंग मंडल कानपुर के जो निर्देशक हैं वो जुड़ रहे हैं। चलिए आपका परिचय करवाता हूं उनसे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अनुकृति रंग मंडल के निदेशक डॉक्टर ओमेंद्र कुमार। डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, डॉक्टर ओमेंद्र कुमार पिछले 35 वर्षों से रंगमंच की सेवा कर रहे हैं। पत्रकारिता भी इन्होंने की है और स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ साथ कई रंगमंच के कई नाटकों का निर्देशन भी कर चुके हैं और साथ ही साथ कई धारावाहिकों में ये अभिनय भी कर चुके हैं और कई फिल्मों में भी इन्होंने अपनी अभिनय की कला निखारी है, दिखाई है। तो चलिए करते हैं इनके संघर्ष की कहानी की बात, इनकी खुद की जुबानी जानते हैं कैसे किया उन्होंने आज तक रंगमंच की सेवा। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो अपने दर्शकों की तरफ से पूछना चाहते हैं कि कैसे शुरू हुआ ये सब, जो 35 वर्षों का सफ़र है आपका रंगमंच का, ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? सर, मुझे याद आता है 1982 में 82 या 83 की बात है, 82 या 83 की जी। पश्चिम बंगाल के बहुत फेमस राइटर और डायरेक्टर थिएटर के बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी बादल सरकार, उनकी बादलदा की एक वर्कशॉप हुई कानपुर में। मैं काफ़ी छोटा था, मेरा ख्याल शायद 18-20 साल की उम्र रही होगी। तो मुझे भी एक अंदर से जागा शौक कि उस बादल सरकार जी की वर्कशॉप में मैं भी शामिल हूँ। खैर मैं गया तो उसमें मदर का तो थोड़ा सपोर्ट था, फादर थोड़ा सा गुस्सा भी हुए, बोले क्या नाटक नौटंकी। तो लेकिन फिर बाद में मदर ने जब उनको कन्विंस किया तो वो वर्कशॉप मैंने ज्वाइन की और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा बादलदा से। और उसी समय से थिएटर के प्रति मेरा रुझान बढ़ा। मुझे लगा कि अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए जैसे कुछ साधन हैं, जैसे पत्रकारिता है, लेखन है, उसी तरह मुझे लगा कि थिएटर एक सशक्त माध्यम है जिसमें आप अपनी वो बात एक्ट के माध्यम से या एक प्ले के माध्यम से बतला सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, जो शायद मतलब और किसी माध्यम में उतनी पॉसिबल नहीं होगी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे इप्टा सुप्तावस्था में थी, मैंने इप्टा रिवाइव की। उस समय मैं थोड़ा सा अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। राजेंद्र रघुवंशी जी उस वक्त थे, अपने कानपुर के ललित मोहन अवस्थी जी थे, वेद प्रकाश कपूर जी, पुरुषोत्तम लाल कपूर जी, हरबंस सिंह जी, डॉक्टर हेमलता स्वरूप, ये सब बड़े दिग्गज लोग थे उस समय के जो बहुत अच्छे थिंकर, विचारक थे। तो मैंने यहाँ पे वही 84-85 में इप्टा रिवाइव की। उसके बाद इप्टा से 88 तक मैंने थिएटर किया। फिर मुझे कुछ लगा कि शायद कुछ एक अपनी संस्था भी होनी चाहिए कुछ। तो 88 में अनुकृति की मैंने स्थापना की। आज अनुकृति को भी 31 साल लगभग हो रहे हैं। तो थिएटर के इस लंबी यात्रा में फिर उसके भी हाँ एक मैं आपको बताऊं, फिर मैंने 91 से जर्नलिज्म पत्रकारिता भी की और उसमें भी मुझे बड़ा एक जैसे कहते हैं ऊपर वाले की कृपा समझ लीजिए, आप लोगों का सबका सहयोग। धर्मवीर भारती जी की मैगजीन हुआ करती थी धर्मयुग, जो उस वक्त का मतलब एक समझिए कि एक पत्रकारिता का जैसे कहते हैं मापदंड माना जाता था। तो मेरी स्वतंत्र पत्रकारिता की लेखन की शुरुआत धर्मयुग से हुई। और अमृतलाल नागर जी लखनऊ में थे, तो ये होता था कि जैसे उस उम्र में 18-20-22 में लोग युवाओं की कुछ अलग गतिविधियाँ होती थी, लेकिन हम लोग 4-5 लोग 6 लोग संडे के दिन लखनऊ जाते थे। प्रफुल्ल मल्होत्रा जी, मैं, कुछ और लोग यहाँ से कानपुर से 4-5 लोग बाइक से, बाइक नहीं थी उस समय, स्कूटर थे जी, और लखनऊ जाते थे। वहाँ अमृतलाल नागर जी के यहाँ भोजन भी वहीं होता था, चाय पानी होता था, उनकी कुछ नई कहानियों पे चर्चाएं होती थी। तो वो माहौल मुझे जो उस वक्त मिला, मुझे लगता है शायद उसने ही मुझे एक अच्छा इंसान या जैसा भी एक कर्मठ व्यक्ति बनाने के प्रति काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो वहाँ से मेरी थिएटर की यात्रा शुरू हुई। ओमेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि थिएटर की शुरुआत आपकी 80 के दशक से हुई, आपने इप्टा को रिवाइव किया जी।
आपको नहीं लगता कि 80 के दशक में, अगर हम थिएटर की बात करें, रंगमंच की बात करें, तो 80 के दशक में एक दौर था जी जब कानपुर जैसे शहर में जी धूम मची हुई थी, मतलब थिएटर काफी अच्छे तरीके से हुआ बिल्कुल करता सही था। कह रहे हैं। एक वो दौर था और एक आज का दौर है। जी आखिर इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? जी। मतलब कहाँ पे लैक हो रहा है, कहाँ पे चीजें खो गई हैं? जो 80 के दशक में एक धूम मची हुई थी, रंगमंच के लोग जाते थे, देखते थे, जुड़ते थे, कहीं ना कहीं वो भी चाहते थे कि रंगमंच में हम भी जुड़ जाएं किसी न किसी माध्यम से। आज आखिरकार रंगमंच नीचे क्यों गिर गया, इतना क्यों डाउन हो चुका है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली में है क्या कि मुझे लगता है कि और ऐसा है भी कि वो 80 से के आसपास का जो दशक था 82, 84, 90 तक, मेरे ख्याल 88, 89 के आसपास चैनल्स आने चालू हुए। उसके पहले दूरदर्शन था, मेट्रो था, मेट्रो चैनल था। तो ये सारे उसमें है कि मनोरंजन के साधन बहुत सीमित हुआ करते थे। तो उस समय थिएटर और लाइव परफॉर्मेंस की कुछ ज़्यादा ही जैसे कहते हैं क्रेज़ था लोगों में। ये थी कि हम उन चीज़ों को देखें। उसके बाद जैसे जैसे ये दूरदर्शन का प्रचार प्रसार हुआ और मतलब उसकी थोड़ी सी वो बढ़े, कुछ दूसरे चैनल्स आए, टीवी ने, मुझे लगता है टीवी ने लोगों को घरों में कैद कर लिया। लोगों को ये लगा कि हम आराम से घर में बैठेंगे, पकौड़ी भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे, परिवार के साथ बैठ के फिल्म भी देख सकते हैं, सीरियल देख सकते हैं। तो वो 90 के बाद धीरे 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 वो डेटोरेट होने लगा थिएटर। और थिएटर काफ़ी डेटोरेट हुआ, मतलब समझिए कि 8-10 साल तो वो स्थितियाँ रहीं। मुझे याद है 90 के पहले कानपुर में ही साल में कम से कम 15 से 20 शोज हुआ करते थे, अच्छे नाटकों का मंचन होता था। लेकिन उसके बाद 90 के बाद, 90 से लेके और 2000 तक ये थोड़ा सा बड़ा डेटोरेशन, एक बहुत बड़ा वैसा पीरियड था जैसे कहते हैं संक्रमण काल, जिसमें कि समझिए कि एक तो थिएटर थोड़ा सा महंगा हुआ। इट मीन्स ऑडिटोरियम महंगे हो गए, उनके रेंट महंगे हो गए, लाइट सेट ये सब थोड़ी सी चीज़ें महंगी हुई। और साथ में उधर दूसरी तरफ मनोरंजन के दूसरे साधन बड़ी तेज़ी से डेवलप हुए। नेट, इंटरनेट, मोबाइल, एंड्रॉयड के पहले स्मार्टफोन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने कहीं ना कहीं थिएटर को प्रभावित किया। हालांकि अब मैं जो देख रहा हूँ कि 2000 के बाद, यानी कि 2003, 4, 5 से एक जो यंग जनरेशन और ख़ास तौर से वो जो 30+ वाली एक जो जनरेशन है, उसको ये लग रहा है कि दूरदर्शन से भी लोगों का, मतलब दूरदर्शन कह रहा हूँ मैं, ये सीरियल्स जो हैं उनसे लोगों का थोड़ा सा मोहभंग हो रहा है। और सारे अधिकांश लोग जो है, जो अच्छे पढ़े लिखे तबका है, यूथ है, 30, 32, 40 वाला, 45 वाला, 50+ वाला, उसको लगता है कि हम अब कुछ लाइव परफॉर्मेंस देखें। तो ये 2000 के बाद फिर से एक बूम आया है, धीरे धीरे वो डेवलप कर रहा है। अब आप ये समझिए कि मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अभी बुक माई शो पे वैसे तो कानपुर के तमाम प्रोग्राम्स आते रहे जी। कानपुर में पहला, जैसे कहते कानपुर का अपना प्रोग्राम, मेरा अपना एक प्ले था प्रजा ही रहने दो, तो 2017 में हम लोगों ने किया था, 17 या 18 में। तो पहली बार मैंने सोचा कि बुक माई शो पे हम भी जाते हैं। तो बड़ी दिलचस्प बात है, जब बुक माई शो पे मेरी बातचीत हुई तो वहाँ की जो चैनल हेड थी वो बोली कि कानपुर की तो आईडी नहीं है। तो मेरी डॉटर जो बड़ी वाली, जो ललित कला अकादमी दिल्ली में है, उसको मैंने बताया, तो बेटी ने बड़ी मदद की और उन्होंने बात भी की कि नहीं मैडम आईडी नहीं है तो आईडी बनाइए। तो खैर वो आईडी बनी। और बड़ा आश्चर्य की बात है, मुझे पता समझिए कि मुझे अपने 32 सालों में पहली बार एक रिजल्ट ये मिला कि बुक माई शो पे प्रजा ही रहने दो के लगभग 4,500 रुपये के टिकट बिके। मुझे एक नई ऑडियंस मिली, डॉक्टर हैं आके, डॉक्टर देवेंद्र हैं, कुछ और लोग मिले जो कि कोशिश ये करते हैं कि फ्राइडे, सैटरडे या संडे में, वीकेंड्स में अगर कुछ देखना है, कुछ इंटरटेन करना है, तो हम फिल्म ना देख के, अगर थिएटर हो रहा है तो थिएटर को देखेंगे। 200 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये को टिकट खरीद के लोग आते हैं। उनको लगता है कि फिल्म तो चलिए हम चलेगी तो नेक्स्ट वीक में देख लेंगे, लेकिन थिएटर जो है वो एक शो होगा सैटरडे या संडे को, तो थिएटर को देखते हैं। तो ये अब थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, लोग टिकट खरीद के भी देखने लगे हैं। और मेरा तो मानना यह है कि जैसे सारी चीज़ों के लिए टिकट खरीदने पाते हैं, चाहे आप सर्कस देखें, चाहे फिल्म देखें,
कुछ भी आप बाजार से परचेज करेंगे तो आपको पैसा कुछ पे करना पड़ेगा। उमेंद्र जी, ऐसा नहीं लगता कि जो थिएटर का डाउनफॉल हुआ, जैसा कि आपने बताया कि 80 के दशक में अच्छा चल रहा था, उसके बाद डाउनफॉल हुआ क्योंकि टीवी आ गया, इंटरनेट आ गया, एंड्रॉयड आ गया, ऐसा नहीं लगता कि 80 के दशक में जब एक चरमोत्कर्ष पे था थिएटर, तब उस समय जो यहाँ के पूंजीपति थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनका एक इंटरेस्ट था, कला प्रेमी भी थे वो, उनका एक इंटरेस्ट था, वो पैसे इन्वेस्ट भी करते थे थिएटर के ऊपर, प्ले के ऊपर, प्रोड्यूस भी करते थे। अब कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कानपुर शहर में पूंजीपति तो हैं, लेकिन उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो थिएटर की जगह फिल्मों पर हो गया है। बिल्कुल सही कह, वो कानपुर का पैसा अब सीधे फिल्मों और सीरियल्स में जा रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ पैसा अब दिख रहा है कि पैसा हमारा लगा है तो पैसा हमारा आना चाहिए। तो क्या एक ये भी एक डाउनफॉल है कि हमें कला प्रेमी नहीं मिल पा रहे उस तरीके के पूंजीपति? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आपने देखिए इतना अच्छा सवाल किया कि अभी जो वो दौर था 90 के पहले का, जेके ग्रुप का, अपने डॉक्टर गौरियार सिंघानिया साहब थे, गोविंद हरी सिंघानिया साहब थे, इनकी एक संस्था होती थी कला नयन। तो कला नयन जो है महीने में हर महीने 2 नाटकों को प्रायोजित करता था, जिसमें कि वो मर्चेंट चैम्बर फ्री देता था, उसके साथ में कुछ पैसा भी देता था, और उसके कार्ड्स जो है लगभग 70% वो अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो उससे भी थिएटर को काफ़ी लाभ मिला और थिएटर काफ़ी डेवलप किया। और उस दौर में थोड़ा सा ये आपने जो सही कहा कि वो जो पूंजीपति थे, जो अच्छे बिजनेसमैन थे शहर के, वो थिएटर को प्रमोट करते थे। हालांकि अभी भी हैं 1-2 लोग ऐसे, 2-3-4 लोग जो करते हैं, लेकिन वो संख्या पहले ज़्यादा थी, तो उससे भी असर तो आया ही है, निश्चित रूप से आया है। तो उमेंद्र जी, हम जो मैंने आपसे सवाल किया कि पूंजीपति की बात करी और उसके बाद कि अब वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, और जिस तरीके से आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि ऑडिटोरियम की बात आपने की, लाइट्स, ऑडिटोरियम, सारी चीज़ें महंगी हो गई, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है यहाँ पे एक ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद दर्शकों उमेंद्र जी से हम बात करेंगे थिएटर के बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में, और किस तरीके से थिएटर को जिंदा और जीवित रखने की जो अनुकृति मंडल, रंग मंडल की जो पहल है, जो डॉक्टर उमेंद्र की पहल है, वो किस तरह से जारी है। फिलहाल वक्त है यहाँ पे एक ब्रेक का। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने शो रूबरू में, जहां मेरे साथ जुड़े हुए हैं अनुकृति रंग मंडल कानपुर के निर्देशक डॉक्टर उमेंद्र कुमार। डॉक्टर उमेंद्र कुमार जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे थिएटर और उसके परेशानियों के बारे में। आपने एक बात कही थी कि थिएटर इसलिए नहीं पनप पा रहा क्योंकि यहाँ पे लाइट्स महंगी हो गई हैं और थिएटर के जो ऑडिटोरियम्स हैं वो महंगे हो गए। लेकिन अगर हम बात करें उमेंद्र जी, 80 के दशक में जब आप बात करते हैं कि एक कानपुर में काफ़ी रंगमंच हुआ करता था, काफ़ी कुछ चीज़ें हुआ करती थी, तो उस समय जब रंगमंच हुआ करता था तो उस समय कुछ ऑडिटोरियम थे जो जिनका उपयोग होता था इस तरह के शोज़ करने में। आज आखिर ऑडिटोरियम कहाँ गए? वो ऑडिटोरियम कहाँ गए? पहली बात। दूसरी बात, आज सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं रंगमंच को, ऑडिटोरियम क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? आखिर समस्या क्या है और इसका निदान क्या है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल है क्या कि ऑडिटोरियम तो हैं, अब जैसे लाजपत भवन और मर्चेंट चैम्बर तब भी थे और अब भी हैं, लेकिन मुझे याद है कि लाजपत भवन शायद 700 रुपये और मर्चेंट चैम्बर हम लोगों ने शायद 400 रुपये, 300-400 इसने रेंट पे लिया है। ये
80 से लेके 90 के बीच की बात बता रहा हूँ। धीरे धीरे रेट बढ़े। आज स्थिति क्या है, बोले सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि लाजपत भवन लगभग 40,000 रुपये के लगभग पड़ता है। एक नया ऑडिटोरियम और बना आपके रागेंद्र परफॉर्मिंग आर्ट, ये आपके रागेंद्र स्वरूप सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, इसकी भी शुरुआत हुई 10-12 हज़ार 15 हज़ार से। एक बार मैंने भी फेस्टिवल किया 2005 में, तब मुझे मिला ये 10,000 रुपये पर डे पे। आज मुझे पता चला कि शायद 35,000 के लगभग उसका भी रेंट है। मर्चेंट चैम्बर डिस्काउंट के बाद 18,000 रुपये पड़ता है। मैं मानता हूँ कि पैसे की वैल्यू भी उसी हिसाब से बढ़ी है। मतलब पहले के 500 रुपये आज के 5,000 हो गए हैं या 6,000 रुपये हो गए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात और, अब जैसे केईम हॉल में तमाम नाटक होते थे। ये आज़ादी के पहले भी होते थे, अंग्रेज अफसर खेलते थे, फिर आज़ादी के बाद भी लोगों ने वहाँ पे ऑडिटोरियम में परफॉर्म किए, प्ले हुए। अब वो मिलना बंद हो गया, उसको ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर दिया गया। और वो मैंने भी कोशिश की, कई लोगों ने और भी पहले कोशिश की कि वो आम जनता के लिए खुल जाए, हो जाए, लेकिन वो पुरातत्व विभाग और कानपुर विकास प्राधिकरण, उनके बीच में हम लोग जैसे कहते हैं फुटबॉल की तरह इधर से उधर दौड़ते रहे, मतलब झूलते रहे, कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा यहाँ पे अब जैसे काफ़ी पहले की बात है, पी उमाशंकर जी थे नगर प्रशासक, आनी संसारी जी थे, उनको भी हम लोगों ने प्रपोजल दिया। फिर अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे वो थे आपके नगर आयुक्त कह रहा हूँ, महापौर महोदय पाटनी जी, उनको भी दिया हम लोगों ने। तो है क्या कि मुझे लगता है कि शायद यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, थोड़ा सा दुख भी होता है मुझे कहते हुए, वो शायद कला संस्कृति के विकास को लेकर कुछ बहुत ज़्यादा उदार नहीं है, या उनकी अपनी सोच पता नहीं क्यों नहीं है। जबकि देखा जाए तो कानपुर में 2-3 ऐसे ऑडिटोरियम हैं जो थोड़े बहुत पैसा लगा के उनको रेनोवेट किया जा सकता है। अब जैसे कि चाचा नेहरू अस्पताल, ये जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने यहाँ कानपुर से जुड़ी एक पुस्तकें पढ़ी, ये टाउन हॉल हुआ करता था किसी समय में। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है, मैं देख भी चुका हूँ, हॉल अच्छा है काफ़ी। उस KEM हॉल हो गया। उसके अलावा आपके AND कॉलेज है ब्रह्मनगर चौराहे पे, उसके ठीक पीछे नगर निगम का अपना एक बना हुआ एक ऑडिटोरियम, जो AND कॉलेज का ही ऑडिटोरियम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बनाया गया। अच्छा सा ऑडिटोरियम है, बढ़िया जगह पे है, मतलब ब्रह्मनगर जैसी, ब्रह्मनगर आर नगर से लगा हुआ। और उसमें समझिए मुझे याद है कुर्सियां भी लगी थी, स्टेज बनी थी, सब कुछ था पूरा। अब मैं अभी कुछ दिन पहले जब गया तो मैंने देखा कि शायद उसमें से ज़्यादातर कुर्सियां उखड़ी पड़ी हैं। उसमें समझिए सालों, मेरे ख्याल से कोई प्रोग्राम कुछ हुए होंगे तो उस समय हुए होंगे, 15-20 सालों से तो मैंने कोई कार्यक्रम देखा ही नहीं वहाँ पे। अब एक इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना पड़ा है, उसको थोड़ा सा करके डेवलप किया जा सकता है। कुछ थोड़ी लाइटें लगा दी जाएं, 3-4। अब लखनऊ में 3,000, 3,500, 4,000 रुपये में हम लोगों को 6,000 रुपये में ऑडिटोरियम मिल जाता है विद लाइट। यहाँ पे अगर आप मोटी मोटी बात करें तो मर्चेंट चैम्बर भी अगर हम लोग लेते हैं तो 18,000 रुपये डिस्काउंट के बाद किराया, उसके बाद 5,000 लाइट के, 5,000 सेट के जोड़ दीजिए तो हो गए आपके 28,000 रुपये। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो जो प्रशासन है यहाँ पे, उसकी उदासीनता भी है कि कहीं ना कहीं वो कला संस्कृति को पनपने नहीं देना चाहता या बढ़ावा नहीं देना चाहता है। तो ऐसा नहीं कर सकते क्या सर कि जैसे आप थिएटर प्ले वगैरह करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भारत गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसका सांस्कृतिक मंत्रालय आपके साथ जुड़ता है, तो क्या आपने कुछ ऐसी पहल की कि आप सीधे डायरेक्ट वहाँ तक अपनी इस बात को रख सकें? इस बात को रखा भी है मैंने। और है क्या कि देखिए, अब सरकारी जो मदद होती है या भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय की, हम लोगों को भी थोड़ी सी मदद मिलती है, लेकिन उनकी अपनी जो ऑडिटोरियम वाली एक जो है, या स्टूडियो थिएटर एक उनकी स्कीम है। लेकिन अब उसमें भी पेचीदा थोड़ा सा एक पॉइंट ये है कि उसके लिए आपके पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए या 99 साल की लीज पे होनी चाहिए। तो अब है क्या कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास ज़मीन अगर शहर के अंदर है तो वो हमको लीज पे क्यों देगा, और वो खुद इंटरेस्ट कर ले तो उसको लगता है कि हम ऑडिटोरियम क्यों बनाएं, हम एक बारातशाला बना दें, या एक गेस्ट हाउस बना दें, उसमें हमको 1 लाख रुपए, 50,000, 60,000 अच्छी अर्निंग होगी, अच्छी बुकिंग होगी। जबकि मेरा मानना ये है कि अगर अच्छे ऑडिटोरियम हो और नियमित प्ले अगर होंगे तो समझ लीजिए कि अगर आप समझिए कि 5-6 हज़ार रुपये रेंट है
और महीने में अगर आपकी 20 बुकिंग भी हो गई तो आपकी 1 लाख से ऊपर तो ऐसे ही हो गया। लेकिन अमूमन ये भी मैंने देखा है उमेंद्र जी कि यहाँ पे थिएटर कई संस्थाएं जो हैं वो थिएटर को लोग जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने एक अड़चन देखी है, वो ये कि यहाँ पर थिएटर होते हैं, प्ले होते हैं, लोग जाते हैं देखने, लेकिन होता क्या है कि जो खर्चा होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो पूरी जो संस्था करती है वो खर्चा नहीं निकाल पाती। यानी कि देखा जाए तो बेचारे जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं वो फ्री में बेचारे काम करते हैं, एक तरह से देखा जाए उनको कुछ भी मेहनताना नहीं मिलता, पारितोषिक नहीं मिलता। और जो लोग थिएटर देखने जा रहे हैं वो जुगाड़ करते हैं पासेस का कि फ्री पासेस मिल जाए तो हम थोड़ी देर के लिए या आधे 1 घंटे के लिए जो भी शो है वो हम देख लें, यूं ही देख लें। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो मन स्थिति है लोगों की, जो एक मंशा है, वो भी कहीं ना कहीं डाउनफॉल का एक कारण है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। है क्या कि दर्शकों को ये बात समझनी चाहिए, हालांकि अब जो थोड़ा सा दर्शकों में समझ आ रही है, टिकट्स लेने की टिकट्स बिकने लगे हैं, दर्शकों को भी थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, कला प्रेमियों को, कि हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी इंटरटेन करते हैं, उसका कुछ ना कुछ हमें पे करना पड़ता है। तो थिएटर भी जाएं तो थिएटर हो या कोई भी लाइव परफॉर्मेंस हो, उसमें अगर 50-100 रुपये का टिकट है या कोई प्रवेश पत्र है या कोई डोनेशन है तो देना चाहिए। तो टिकट खरीद के जब आप कोई प्रोग्राम देखेंगे तो होगा क्या कि वो जो ग्रुप है या जो ऑर्गेनाइजर हैं वो आत्मनिर्भर होंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे। तो है क्या, ग्रांट या दूसरों से डोनेशंस लेके, जैसे सपोज हमारे यहाँ शहर में कुछ लोग हैं जो डोनेशन देते हैं, मदद भी करते हैं, उसके बजाय हमको ये होगा कि हमारा सीधे पब्लिक से इंटरेक्शन होगा। और एक बात और बताऊं, जब आप टिकट लेके प्ले देख रहे होते हैं तो हमारी भी एक अकाउंटेबिलिटी बन जाती है कि हम आपको अच्छी चीज़ दिखलाएं। अगर आपने पैसे दे के टिकट लिया है और हमने आपको प्ले कुछ गड़बड़ दिखलाया, नहीं वो उनकी कसौटी पे खरा उतरा, तो हमें उनकी नाराज़गी भी झेलनी पड़ेगी। तो इससे है कि काम का लेवल भी बढ़ेगा और थिएटर जो है वो आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़ा होगा, आत्मनिर्भर बनेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने उमेंद्र जी। अच्छा उमेंद्र जी, अगर यहाँ के जो कलाकार हैं, स्थानीय कलाकारों की अगर बात करें तो आप इतने सालों से यहाँ पर कार्यरत हैं, रंगमंच हैं, रंगकर्मी भी हैं, रंगमंच में आपने काम बहुत सारे किए। आपको क्या लगता है कि जो कानपुर के कलाकार हैं, क्या वो इतने सीरियस हैं कि वो थिएटर की तरफ रुझान है उनका, कि या फिर सीधे कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं जो सीधे सोचते हैं कि यार मैं घर से निकलूंगा, सीधे जाऊंगा और मुझे शाहरुख खान बना दिया जाएगा? आपको क्या लगता है कि मतलब एक थिएटर जो है करने वाला आर्टिस्ट ज़्यादा परिपक्व होता है या फिर जो एक्टिंग की ट्रेनिंग जो सेंटर खुले हैं वो ज़्यादा परिपक्व करते हैं? देखिए ऐसा है कि इस संबंध में एक बड़ी अच्छी बात, अमिताभ सिन्हा जी हैं, नज़दीक के बहुत सीनियर पर्सन हैं, रॉबिन दा वो भी बहुत सीनियर हैं। लगभग इन दोनों बड़ी हस्तियों की जो बातचीत मेरी होती है जब भी इनसे, तो वो सही है और बिल्कुल मुकम्मल है। है क्या कि जैसे एनएसडी है या बीएनए, ये आपको थिएटर की या पूरे इस रंगकर्म की एक बेसिक नॉलेज देता है और उसे कहते हैं एक एकेडमिक, उसमें आपको पूरी जानकारी मिलती है, जिसे कहते हैं टेक्निकल टर्म्स के साथ। थिएटर में भी आप वही चीज़ सीखते हैं, लेकिन थिएटर में होता क्या है, आपको बेसिक भी मालूम होती है लेकिन टेक्निकल टर्म नहीं मालूम होते हैं। अब वो जैसे आपको एनएसडी या बीएनए है वो बताएगा कि इतने एंगल पे आपको ये लाइट लगानी है, ये लाइट का एरिया है, ये लाइट इतने पावर की लगेगी, एक्टिंग का एरिया ये है। हम लोग वो सारी चीज़ें समझाते हैं, बतलाते हैं, लेकिन उसमें टेक्निकल टर्म नहीं होते। मतलब कुल मिला के ये है कि जो एनएसडी है या अगर बीएनए की बात करें तो या एफटीआई पुणे की बात करें तो ये एक्टर को ट्रेंड कर रहे हैं, डायरेक्टर को ट्रेंड कर रहे हैं, सबको ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन एक देखा जाए तो फिल्म और सीरियल्स के हिसाब से कैमरा एंगल की टेक्निकल चीजें बताते हुए कि कितना फ्रेम होना चाहिए, कौन सा शॉट लेना है, किस तरीके से लेना है, किस तरह की फ्रेमिंग करनी है। तो अब एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपके अभी तक कौन कौन से थिएटर हुए हैं और आगे आप अभी कौन से थिएटर, आप कौन से प्ले और जो हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं? देखिए प्ले तो बहुत, मेरे ख्याल 50 से ज़्यादा हम लोगों ने अलग मतलब प्लेस किए हैं, मतलब अलग अलग नाटक, और उसके शोज़ 200 से ज़्यादा किए हैं पूरे देश भर में। समझिए कि लगभग 14-15 राज्यों में तो हम लोग अपना एक प्ले ये करके आए हैं। पुरुष, ये हम लोगों ने 2015 में स्टार्ट किया था और नारी सशक्ति पर, महिला सशक्तिकरण पे है, विमेन एम्पावरमेंट पे, और नाम पुरुष है उसका मराठी से हम लोगों ने हिंदी में एडॉप्टेशन करवाया 2015 में, और अभी समझिए कि 13 राज्यों में कर चुके हैं, 14वें राज्य में करने जा रहे हैं।
तो है क्या कि ये पुरुष हम लोगों का बड़ा फेमस प्ले है, उसके अलावा जांच पड़ताल है। तो और दूसरी बात ये है कि जो भी प्ले हम लोग चूज़ करते हैं उसमें ये देखते हैं कि कोई समाज को जागरूक करने वाली कोई चीज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो समाज की, सामाजिक प्रॉब्लम हो, और प्रॉब्लम के साथ साथ उसका सलूशन देने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे नाटक का चयन करते हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं आर्थर मिलर जी का बहुत एक फेमस प्ले है, ए डेथ ऑफ सेल्समैन, एक सपने की मौत। तो उसको भी मैंने इसीलिए चूज़ किया। नाटक मुझे लगता है बादल दा से एक मैंने बात सीखी थी, वो कहते थे कि अगर आपने अच्छे नाटक का चयन कर लिया तो आपको समझिए कि 100 में लगभग 30-35 मार्क्स जो है वो मिल गए। उसके बाद आपने अच्छे से उसकी कास्टिंग कर ली, अच्छे एक्टर्स उसके लिए ढूंढ लिए, तो 60% लगभग 50-60% पे आप पहुंच गए। फिर आपकी प्रेजेंटेशन के 20-25% मार्क्स, 30% और लगते हैं। तो अब ये एक सपने की मौत जो है ये भी बहुत गंभीर प्ले है। एक माता पिता की स्टोरी है और उसके 2 बेटे हैं, जवान बेटे हैं, और वो कहीं पिता ये महसूस कर रहा है कि हम अपने बच्चों के लिए वो नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। और एक अकेलेपन का दर्द बुढ़ापे में जब बच्चे बाहर चले जाते हैं। तो अच्छा नाटक है काफ़ी। और अभी आपने एक सवाल पूछा था कि आर्टिस्टों का कॉपरेशन या सहयोग या डेडिकेशन, तो सर माफ़ कीजिएगा, पहले जो डेडिकेशन था वो अलग था, वाकई में डेडिकेशन था। आज जो है ज़्यादातर तो कलाकार ये सोच के आते हैं कि हम थोड़ा सा करेंगे थिएटर और उसके बाद फिल्म या सीरियल में चले जाएंगे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो थिएटर को उन्होंने एक आसान रास्ता बना लिया है कि कुछ ट्रेनिंग ले लेंगे, उसके बाद सीधे हमें जाना है उसमें। और कई बार हमने ये भी देखा है कि जब एक बार आर्टिस्ट को कुछ मुकाम मिलना शुरू हो जाता है तो वो बेसिक चीज़ें खोने लगता है और कहीं ना कहीं आगे चल के ये चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। और उसी जगह अगर देखें मनोज बाजपेयी, संजय मिश्रा जी को या पंकज त्रिपाठी जी को, तो कहीं ना कहीं ये लोग थिएटर से लगातार जुड़े हैं, थिएटर भी करते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी जो जो कहते हैं ना निखार आता है एक्टिंग में, वो इसी वजह से आता है। और बल्कि ये लोग अभी भी करते हैं। अब देखिए परेश रावल जी अभी करके गए, अनुपम खेर जी करते हैं, नसीर जी करते हैं। और ये लोग कहते हैं कि मुझे है क्या कि देखिए एक बात ये भी मान लीजिए कि थिएटर में जो एक सुकून मिलता है आपको, आत्मा को जो एक कहते हैं जो एक आनंद आता है, आत्मिक आनंद, वो सिनेमा या शूटिंग में भी मैंने भी सीरियल किए और शूटिंग भी मैं करता हूँ, लेकिन वो शूटिंग में मुझे वो आनंद नहीं आता है जो थिएटर की रिहर्सल में और थिएटर में आता है। कुल मिला के ये है कि थिएटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें कला का विस्तार हो सकता है, कलाकार अपना विस्तार कर सकता है। लेकिन जो शूटिंग की अगर हम बात करें फिल्म और सीरियल्स की, तो उसमें कलाकार एक दायरे में बंधा रहता है कि उसे उतना ही डायलॉग बोलना है, उतने ही फ्रेम में सेट रहना है। जबकि थिएटर एक रंगमंच जो है वो मंच प्रदान करता है, आप खुलकर अपने असीमित उड़ान जी बिल्कुल। जी उमेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थिएटर के बारे में बारीकियां आपने बताई, कलाकारों के बारे में, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो थिएटर 80 के दशक में था और आज के दशक का है उसमें क्या कमियां, उनको कैसे पूरा किया जा सकता है, वो आपने बताया, हमारे दर्शकों ने उसको जाना। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं उमेंद्र जी की आपकी जो कोशिश है थिएटर को जिंदा रखने की कानपुर में, वो साकार हो, वो सपना साकार हो, और हम सभी लोग लगातार इस तरह के रंगमंच के कार्यक्रम देख सकें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब मुझे एक अच्छा मंच प्रदान किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, मेरे साथ ये थे डॉक्टर उमेंद्र कुमार, जो कि कानपुर के अनुकृति रंग मंडल के निदेशक हैं, कलाकार भी हैं, लेखक हैं, निर्देशक हैं, और बहुत ही लगातार काम कर रहे हैं यहाँ के यूथ को, यहाँ के रंगमंच को जिंदा रखने की, यूथ को बढ़ावा देने की। फिलहाल आज की कड़ी में इतना ही। फिर किसी कड़ी में किसी नए चेहरे, किसी नई शख्सियत के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, जेएमडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हर तरफ एक ही बात, साहित्य हो चाहे गैर साहित्य क्षेत्र हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात बड़ी जोर जोर से होती है। और ये भी कहा जाता है कि महिलाएं शिखर पे पहुंच गई हैं,
महिलाओं ने वो झंडा गाड़ दिया है, महिलाओं में ये निपुणता है, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं को समान दर्जा नहीं दे रहा है ये समाज। ये एक बड़ी विडंबना है। और विडंबना तो ये भी है कि महिलाओं को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? और साहित्य का लेखन जिसमें दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, खासतौर से आज स्त्री विमर्श की बात हो रही है, एक ही धारा में सब बह रहे हैं। सोच नहीं रहे कि महिलाओं की दशा दिशा क्या है। चंद महिलाओं की निपुणता से क्या पूरा समाज सशक्तिकरण हो रहा है? ये एक बड़ा विचारणीय बिंदु है। आज इसी बात को लेकर के हम चर्चा करेंगे, खास तौर पे कि महिलाओं में क्या सामाजिक चेतना अभी तक जागृत नहीं हो पा रही है, और नहीं हो पा रही तो क्यों नहीं हो पा रही है, और फिर उन्हें कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। हम आपको परिचय करा दें, ये सब जाने पहचाने चेहरे हैं। सबसे पहले हमारे साथ में है साहित्यानुरागी, इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि साहित्य पत्रकारिता से उनका गहरा नाता है, रोमी अरोड़ा। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और अच्छे अच्छे विचार रखती हैं। दूसरे एक जाना पहचाना चेहरा नीलम चतुर्वेदी, संयोजक सखी केंद्र, जिनका तो जीवन ही महिलाओं के लिए समर्पित हो चुका है। उससे ज़्यादा कौन महिलाओं की पीड़ा और वेदना जानेगा। और तीसरी हमारी मेहमान है मौली सेठ। मौली सेठ के बारे में ये है कि बहुत अच्छी पढ़ने लिखने में रुचि रखती हैं और सामाजिक विश्लेषक बहुत अच्छी हैं। आज इसी चर्चा में भाग ले रहे हैं ये तीनों मेहमान। मैं इन तीनों मेहमानों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और ये जानने का प्रयास आज करेंगे ये सामाजिक चेतना महिलाओं में क्यों नहीं आ रही है और कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा। सबसे पहले नीलम जी, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। आप एक अभियान चला रही हैं जिसमें कह रहे हैं कि वर्तमान पीढ़ी जो है मजबूत हो, वर्तमान पीढ़ी समृद्ध हो, वर्तमान पीढ़ी ऊर्जावान हो। एक आपका अभियान चल रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज की महिलाएं ही बच्चों को संस्कारित नहीं कर रही हैं। अब बच्चों में वो संस्कार नहीं हो, कह रहे जो ये देश में नाना प्रकार की रोज समस्याएं सुनने को मिल रही हैं, चाहे निर्भया केस हो, चाहे कोई भी हो, वो कहते हैं संस्कारों का घोर अभाव है, संस्कार नहीं पैदा कर रही माताएं। क्या कहना है इस बारे में नीलम? मैं आपसे सवाल पूछना सीधा सीधा। हाँ वर्मा जी, एक्चुअली जो आपने सवाल किया है ये एकदम जिसको कहना है ना, रूट्स हैं हमारे समाज की। पहली बात तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हमेशा 1 माह मनाते हैं, तो वो हम लोग 14 फरवरी से 14 मार्च तक समान एवं सक्षम पीढ़ी के लिए ये अभियान चल रहा है। अब तक बहुत सारे लोग इस अभियान में जुड़ चुके हैं। अभी दूसरा जो आपने बात की कि वो वजह क्या है, वजह एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में जब हम जेंडर की बात करते हैं, संरचनागत समस्या है। यह हमारे यहाँ महिला दोयम है, ये हमारी संरचनागत समस्या है। हमारे यहाँ महिला हिंसा की स्वीकार्यता है कि यानी कि एक महिला अगर घर में रह रही है वो उसका दायरा माना गया, शुरू से माना गया। अभी वो गलती करेगी तो मारी जाएगी ना, वो गलती करेगी तो डांटी जाएगी ना, यह स्वीकार्यता है। हमारे घर की बहू को ऐसा होना चाहिए, हमारे घर की लड़की को ऐसा होना चाहिए, और सारा जो इज्जत का दायरा है वो उसके ऊपर है। अगर लड़की छज्जे पे खड़ी होगी तो पिता की इज्जत जाएगी, या बाहर निकलने पे इज्जत जाएगी, क्या पहनने में इज्जत जाएगी, भाई का, पति का, अरे यहाँ तक कि छोटा सा 9 साल का पोता या पोती भी कहती है, पोता निकलता है कहता दादी बाहर ना बैठा करो, ऐसे बैठ जाती हूँ जाके, हमारी इज्जत जाती। ये क्यों? उसे पता है कि हमारे घर का मालिक मेरे बाबा हैं, मेरे पिता हैं, मैं भी बाद में होऊंगा, लेकिन मैं, मेरी माँ और मेरी दादी तीनों को गलतियां अगर करेंगी तो डांट पड़ेगी। हमारे देश में महिलाओं को
अरे बहुत सारी चीजें उसमें है कि उन्हें आजाद रहना ही नहीं चाहिए, नहीं, उन्हें नहीं, किसी न किसी के नीरज, अंडर में रहना नीरज, चाहिए। आप जो बात करें एक बिल्कुल ठीक, जी एक बिल्कुल, मिनट। हाँ हाँ। लेकिन अगर हम इस लंबे समय पे देखें तो महिलाओं ने घर की चार दीवारियों से डेहरी को पार जब से किया, वो सक्षम बन के दिखा रही हैं, वो ये दिखा रही हैं कि उनको जो काम दिया जाता है, जैसे वो घर को बहुत बेहतर तरह से चलाती हैं, बिल्कुल उसी तरह उनको चाहे बैंक में काम दिया जाता है, उन्हें चाहे हॉस्पिटल में काम दिया जाता है, उन्हें मैनेजमेंट का काम दिया जाता है, उन्हें बिजनेस संभालने को दिया जाता है, तो वो बहुत बेहतर तरह से उसे चलाने की कोशिश करती हैं। अगर वो मंत्री भी हैं, अगर आप कुछ महिलाओं को देख लें तो उन्होंने तमाम सारे लोगों को पछाड़ दिया है, उन पे भारी पड़ी हैं। तो हमारे देश में यह जो हमें कितनी चीजों को पार करना है, हमें संरचनागत जो समस्या है उसको समझना पड़ेगा। दूसरा, हमें चिन्हित करना होगा कि महिलाओं की समस्या, उन पे कैसी छोटी छोटी हिंसा जो है उसे चिन्हित करके उसकी स्वीकार्यता खत्म करनी होगी। नहीं, इस बात से तो समाज चिंतित है और राष्ट्र भी चिंतित है। महिलाओं पर हिंसा हो रही, नारी पीड़ा है, वेदना सब कुछ है। सवाल केवल ये है कि जो ये पुरुष समाज नया आ रहा है, तो वो जो नई पीढ़ी आ रही है जिसके लिए आप बहुत उसको सक्षम बनाना चाहती हैं, उसको संस्कार देने का काम माताएं नहीं कर रही। सबसे पहला सवाल मेरा ये है। जो संस्कार है ये हाँ, बहुत बढ़िया शब्द है। हाँ, संस्कार का एक सही अर्थ होता है शुद्धिकरण, और शुद्धिकरण की जिम्मेदारी परिवार को सबसे पहले दी गई है, माँ को दी गई है। तो हमें ऐसा नहीं है कि माएं उसके लिए कहीं दिक्कत कर रही हैं, लेकिन जो दूसरी जिम्मेदारी है वो स्कूल की है और तीसरी जिम्मेदारी समाज की है। शुद्धिकरण का सीधा सीधा अर्थ है एक बहुत सुंदर इंसान बनाना, जिसको कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर, यह जो भेदभाव के साथ किया जा रहा है, ठीक बात है, वो उनके अंदर न पनपने पाए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और वो एक खिले हुए बच्चे निकल के आए। बिल्कुल आपके सहमत। मैं रोमी आपका सवाल पूछ दी, ये जो संस्कारों की बात की जा रही है और नीलम जी ने उसको 3 भागों में बांट दिया। कहन माता भी है, परिवार भी है, स्कूल भी है, सब कुछ है। क्या ये संस्कार देने का काम अब विभाजित हो गया? माताओं की जो मूल जिम्मेदारी थी वो नहीं रह गई। इसलिए नहीं रह गई कि अब माताएं जो हैं चार दीवारी के बाहर आ गई हैं, इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो निपुण हो गई हैं। तो उनकी जो बेसिक जिम्मेदारी थी वो खत्म हो रही, जिसके कारण हमारी भावी पीढ़ी बिगड़ रही है। देखिए, महिलाओं के सरोकार समाज के प्रति, परिवार के प्रति हमेशा से रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके सरोकारों को परिधि में बांध दिया गया है। अब परिधि में बांध देने के बाद जो पितृसत्तात्मक समाज है उसने कभी उसको बाहर निकल के अपने फैसले लेने के लिए उसने उसको प्रोत्साहित ही नहीं किया है। चाहे बच्चे पैदा करने हो, बच्चे पालने हो, कहाँ स्कूल में पढ़ाना हो, किस स्कूल में पढ़ाना हो, उसको आज होमवर्क करना है कि उसको नहीं करना है, ये सब कुछ तय करेगा उस घर का पुरुष या उस समाज का पुरुष वर्ग। तो ऐसे में केवल औरत पे दोष भर देना मुझे नहीं लगता उचित है। अगर आप उसको मौका दे, करिए, उसके सामाजिक दायित्व है, उसको पता है कि उसके अंदर भाग, लेकिन उसे ना तो आलोचना करने की अनुमति है, ना उसको सराहना करने की अनुमति है। वो सराह भी नहीं सकती, क्योंकि वो सब वही करेगी जो उसके घर का पुरुष कहेगा। हम कैसे उसको हम संस्कार देने की बात कर रहे हैं जब वो खुद ही स्वतंत्र नहीं है। जब वो वोट देने जाती है तो घर का पति जो कहेगा वहां उसको बटन दबाना है। जब वो अपनी सोच को बिल्कुल निर्भय होके, निडर होके या स्वतंत्र होके नहीं ले पाती है, तो उसको संस्कार क्या केवल मुंडन करवा देना, कंछेदन करवा देना, बच्चा पैदा कर देना, क्या केवल यही संस्कार है? संस्कार का मतलब समाज के प्रति उसका क्या मतलब है? वही मेरा कहने, तो वो नहीं हो पा रहा ना। समाज के प्रति हो के कैसे पाएगा? क्यों? उसके सरोकार इतने ज्यादा परिधि में बांध दिए गए हैं। औरत का एक सरोकार होता है पड़ोसी के प्रति, दूसरी महिला के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, जो काम अच्छा कर रहा है उसके प्रति। लेकिन अगर टोक दिया जाएगा तुम उसके बारे में क्यों बोल रही हो, उसके बारे में मत बोलो, तुम क्या जानती हो, तुम्हें तमीज है घर चलाने की, तुम्हें राजनीति पता है, तुम्हें पैसा संभालना आता है, ठीक है 4 पैसा कमा लिया ना, पैसा नहीं संभाल पाती हूँ। इतने दोष पढ़ी लिखी औरत पे लगा दिए जाते हैं। तो मैं उन घरेलू बल्कि और जो हमारी वो बहनें जो बिल्कुल घरेलू कामकाज करती हैं या निचली स्तर पे है, उनकी स्वतंत्रता की बात वो कैसे संस्कार दे देंगे? ठीक बात, बहुत आपने अच्छी बात कही, कैसे दे देंगे। और ये मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसा कि अभी रोमी जी कह रही थी कि 4 दीवारी बांध दिया गया है, उनके सारों
संस्कारों में बेड़ियां सी डाल दी गई हैं, समाज में आती, इनका ये सब तर्क है। और ये भी कहा जा रहा, क्या जो ये अब सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं के साथ में कुछ बंधन भी शुरू हो गए और इसके कारण वो ना तो अपने समाज के लिए रह गई हैं और ना देश के लिए रह गई हैं और ना अपने घर के बाहर के लिए रह गई, क्या आप मानेंगे इसको? देखिए, ये जो सारी बातें हो रही है मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। एक बात तो बहुत पहले बहुत स्पष्ट समझिए आप, आपने महिला को क्या मान रखा है? महिला है क्या? वो पुरुष की तरह एक पूरी इकाई है। उसको आप बात बराबरी और सशक्तिकरण की तो बाद में करूंगी, पहले तो मैं एक अलग मुद्दे पे आना चाहूंगी कि वो एक मानव है। वो लिंग भेद से बटी हुई है लेकिन वो संज्ञा में मानव है, और एक मानव के नाते उसे गलती करने का, उसे कुछ अपने मन का करने का पूरा अधिकार है। उसका दायित्व तो है कि वो संस्कार दे, लेकिन वो संस्कार वो अकेले नहीं दे सकती। जो माँ घर में पिता के हाथों रोज अपमानित होती है, वो माँ कैसे अपने बेटे को बताएगी कि तू स्त्री का सम्मान कर? सम्मान करने की शिक्षा वो देता है जो सम्मान अर्जित करता है। उसका सम्मान कहाँ है? दूसरे, उसे नहीं पता है, ये कहना बहुत आसान है, पर उसे पता हो, उसको सुनने के लिए आप तैयार हैं? क्या औरत ये कह पाती है कि मुझसे भी गलती हो जाती है, भाई मैं भी थक जाती हूँ, आज मेरा मन नहीं है कि मैं खाना बनाऊं, क्यों ऑफिस से आके मुझे ही खाना बनाना है? और ये तो एक मामूली उदाहरण है, बहुत मोटा और शायद भोथरा उदाहरण है, खाना तो एक, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं नहीं बता पा रही तो मैं दोषी नहीं हूं, मुझे भी सीखना है, मुझे भी समझना है, और मैं बाहर जाऊंगी तब सीखूंगी, कुछ गलत करूंगी, कुछ सही करूंगी। मेरी हिस्सेदारी मानो, तब मेरी भागीदारी की मांग करो ना। आपने मुझे हिस्सेदारी नहीं दी है, लेकिन मेरी पूरी भागीदारी होनी चाहिए हर उस चीज में जो आप मेरे आगे परोस देंगे। ठीक, मुझे वो स्वीकार भी तो होनी चाहिए। चलिए मौली, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि जब घर में ही महिला का सम्मान नहीं होगा तो वो कैसे अपने बच्चों को इस बारे के लिए प्रेरित करेंगी, ये करेंगी। आपने बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये क्या इधर कुछ बढ़ गया है मामला? क्या पहले ऐसा नहीं होता था? क्या पहले क्यों नहीं बच्चों को कैसे संस्कार मिल जाया करते थे? क्या समाज में कोई एक बड़ा परिवर्तन आ गया है? पुरुष जो है जो और हावी हो गया है महिलाओं पर, क्या कहना आप चाहती हैं? महिलाओं पर नहीं, हाँ। ये पुरुषों पर हावी हो गया है। हाँ, पुरुषों में एक असुरक्षा की भावना आ गई है। जी। उससे पहले महिला कभी मांग ही नहीं करती थी, बोलती नहीं थी। अब कहीं कहीं स्वर उठने लगे हैं। हाँ, और अपने वर्चस्व को बनाए रखने की जो जिद है, पुरुष का जो दम्भ है, वो हिलने लगा है। अब हिल रहा है तो क्या करे? इसलिए वो हर पैमाने पे जज की जाती है। वो क्या पहनती है, वो क्या खाती है, वो किससे मिलती है, वो क्या बोलती है। और फिर जो अच्छी महिला नहीं है, कितने आराम से अच्छी महिला नहीं है, वो अच्छे संस्कार तो दे ही नहीं सकती। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात, नीलम जी ये बात बहुत अच्छी बात कही है मौली ने, कि ये जो दम्भ, ये दम्भ क्या समाज में जो टकराव पैदा कर रहा है, ये जो महिला हिंसा हो रही है, जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ता चला जा रहा है, ये ईगो क्लैश शुरू हो गया है पुरुष और महिलाओं के बीच में। इसको आप किस रूप में देखना चाहती हैं? ये मैं जानना चाहता हूँ। जो मौली ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अब जब से महिलाएं कुछ मुखर हो रही हैं, कुछ अपनी आज़ादी का प्रदर्शन कर रही हैं, तो पुरुष समाज भी भयभीत हो रहा है, और जिसके कारण ये स्थितियां बिगड़ रही हैं। नहीं, बहुत मौली जी ने बहुत अच्छी बात रखी वही और बहुत अच्छे से रखी है जी। तो दो बातें हैं। एक तो जो पैट्रियार्कल वैल्यू बेस्ड थिंकिंग है, और जो सोसाइटी है, जो हमारा परिवार है, वहां जब हम खुद ही सबऑर्डिनेट हैं, जब हम उस रुई के फाहे जैसे बच्चे को जो ममत्व देना चाहिए, जब हमको ही चारों तरफ से कटघरे में हर चीज में खड़ा कर दिया जाता है, तो फिर हम उस बच्चे को कैसे एक टेंस महिला कैसे उसको एक अच्छे से संस्कार देने की बात सोच सकती है। और दूसरा जो बहुत बड़ी बात है कि जब हमारा ही उस घर में अस्तित्व तो नहीं है अपना, तो हमारी बात कौन सुनता है? और हमको
दूसरी जो बहुत ज्यादा अभी एक बात है दम वाली, असल में महिलाएं अपने को प्रूव करने लगी हैं। वहां राइट्स की बात ही नहीं थी हमारे देश में। महिलाएं राइट्स की बात कैसे करेंगी? महिलाएं जिस दिन राइट्स की बात करेंगी, उन्हें सुनना चाहिए और करना चाहिए। उन्हें हर एक की बात सुननी चाहिए। अच्छी पत्नी का की परिभाषा है, और वो हमारी तमाम अगर साहित्य आप देख लें तो भरा पड़ा है। इस साहित्य ने हमें और ज्यादा महिलाओं को कैसे सेकेंडरी पे सबऑर्डिनेट कैसे बने रहना है, इसमें साहित्य का और राजनीति का और हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हाथ, बहुत अच्छी। इन्होंने इसमें इतना बड़ा हाथ है। महिलाओं को पहले तो मीना कुमारी जैसी महिला, अभी टीवी में आप खोलिए, वो मुस्कुराती ही रहती है, वो सुंदर सी सजी ही रहती है। अब वो ऐसा लगता है अगर ठीक से देखा जाए, कैमरा उधर जाए तो चप्पल पहन के भी तो नहीं सो रही है। ऐसी एक महिला होनी चाहिए। महिला सिर्फ मुस्कुरानी चाहिए, कभी राइट्स की बात नहीं करनी चाहिए, सब डांटे तब भी सुनते रहना चाहिए। वो एक अच्छी बहू है। इसने हमारे देश को बहुत बुरा हाल किया है। दूसरी बात नहीं, एक मिनट मानिए, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हमारी महिलाओं ने अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दिए। वो टेंस रह के भी, वो बहुत तनाव में रह के भी, परेशान रह के भी, दुखी रह के भी उन्होंने अपने बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन दी है। लेकिन वह क्वालिटेटिव एजुकेशन, क्योंकि क्वांटिटी अभी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर महिला सामाजिक सरोकार से जुड़ी है, उसको कमा के भी लाना है, उसको सब कुछ करना है, तो शायद वो क्वांटिटी में टाइम नहीं दे पा रही है, लेकिन क्वालिटी में दे रही है। और आज की पीढ़ी ऐसा नहीं है। आज की पीढ़ी, पहले अगर हम बहुत सारे उसमें चले जाएं तो आज की पीढ़ी की सोच बहुत बेहतर है। लेकिन यह जो समाज उनको सोच देता है, आप देखिए फेसबुक, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। महिलाओं के बारे में किस तरह की सोच रखते हैं। बिल्कुल, महिलाएं अच्छे कपड़े नहीं पहनती, बिल्कुल इसलिए उनके साथ रेप होता है। बिल्कुल उनको माल सड़क में इसलिए समझा जाता है कि क्योंकि वो कम कपड़े पहन के निकलती हैं। बिल्कुल मतलब जो अभी मौली जी ने कहा कि उनको इस तरह से जो आंका जाता है, और जो महिला अपने को प्रूव कर रही है कि देखो हमें अगर मौका दिया तो हम द बेस्ट हैं, तो उसमें बहुत सारी कमियां निकालने की कोशिश की जाती है कि वो अपने को प्रूव ना कर पाए। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की। रोमी जी, एक बात अभी चर्चा में आ गई कि बात तो राजनीति की भी की गई है, राजनीति के साथ में समाज की भी की गई है, और बात की गई है साहित्य की। आप तो साहित्य पढ़ती रहती है। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। क्या आज कल साहित्य में वही सब कुछ लिखा जा रहा है जो समाज में हो रहा है, या साहित्य भी महिलाओं के लेखन को लेकर के या महिलाओं के विमर्श को लेकर के कहीं ना कहीं जो है व्यवसाय से जुड़ गया है, बाजारवाद से जुड़ गया है, जिसके कारण ये स्थितियां विकट हो गई है? देखिए, साहित्य की बात, साहित्य को चुनौती देके ही महिला आगे बढ़ी है। हमारी पौराणिक कथाओं में क्या है, द्रौपदी है, 5 पतियों से ब्याह दी गई, उसको आप देवी मान लेते हैं। उसके आक्रोश, उसकी घुटन को किसी ने भी नहीं लिखा, कोई महाकाव्य नहीं लिखा गया। सीता को उसके पति राम, श्री राम, 2 बार उसका परीक्षण करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं कि रावण के पास गई, उसके बाद अग्नि परीक्षा दी उसको, फिर उसको आपने किसी कहने पे निकाल दिया गया, फिर उसको परीक्षा देनी पड़ी। ये हमारे पौराणिक काव्य कथानक रहे हैं। परशुराम ने अपने पिता के कहने पे अपनी माँ की गर्दन काट दी। तो इन कथानक के बावजूद हम आगे बढ़े हैं। ये कथानक तो हमारे जनजीवन में शुरू से रहे हैं, उसके बावजूद हम आगे बढ़ते चले गए हैं। लेकिन इधर पुरुष का दम्भ, जैसे कि मौली जी ने कहा है, उसका जब वो आहत हो गया, तो आहत होने के बाद उसी तरीके की चीजें समाज में जो हुई वो साहित्य में भी चित्रित होती चली गई लगातार उसके दम में। अब लगातार औरत के ऊपर अगर किताब लिखी जा रही है तो वो औरत का बिल्कुल, वो मैं आपको कई कविता भी बता सकती हूँ कि तुम स्त्री हो, इसलिए स्त्री हो, तुम घर के अंदर चली जाओ। तुम स्त्री हो तो तुम्हें सबकी बात माननी है। तुम स्त्री हो तो तुम्हारे ऊपर पूरे परिवार का भार है। तो ये जो आजकल वर्तमान में साहित्य औरत के साथ कभी नहीं था, पौराणिक कथाओं में भी नहीं था औरत के साथ, और आज भी नहीं है। या तो हम उसको देवी माना देते हैं और पत्थर की मूर्त की तरह हम कन्या भोज करते हैं, 9 दिन व्रत करते हैं और माँ बहन गालियां देते हैं। तो ये तो हमारे पौराणिक, ये वर्तमान साहित्य की बात की, उसके बावजूद तो आगे बढ़ी है। लेकिन यहाँ पे साहित्य के साथ कला को भी जोड़ना चाहिए। जो ये
टेलीविजन है, जो ये मीडिया है, ये जो अभी नीलम जी ने कहा, ये क्या परोस रहा है? ऊपर से नीचे तक गहनों में लदी एक 5,000 रुपए की साड़ी पहने औरत जो चौके में खाना बना रही है, जिसके 3 लाख करोड़ का बिजनेस है, जो एक पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ रहती है, और वो प्राइम टाइम में दिखाए जाते हैं। ये कला क्या है? ये औरत के मन में, और जो नए बच्चे हैं, जो कम उम्र के हैं, जिनको वो शिक्षा दीक्षा नहीं मिली है जो हमारे परिवार के बच्चों को मिली है, ठीक बात उनके है। मन में औरत की वही इमेज बन जाती है। इसके कारण ये सारी स्थिति हाँ, वो जीन्स पहने औरत को, ठीक बात वो है। बाजार में बात करती औरत को, यहाँ तक कि पुलिस पर डंडा घुमाती औरत का भी सम्मान नहीं कर पाते, क्योंकि उनके मन में वो औरत नहीं है। औरत वही है जो टीवी पे दिखाई जाती है, जिस तरह बच्चे पालती है और बात करती है। अब जरूरत इस बात की है कि महिलाओं में सामाजिक चेतना क्यों नहीं जागृत हो पा रही है? नहीं, क्या इसमें अभी एक अभी चीज और ऐड इसका करना जवाब चाहूंगी, मैं बता रहा साहित्य में ही। हूँ। हाँ, तो एक सवाल ये भी है कि महिलाओं का सामाजिक चेतना क्यों नहीं जागृत हो पा रही है, और ये जो महिलाएं तेजी के साथ में पढ़ लिख रही हैं, और पढ़ने लिखने के कारण ऐसे अब विचार आ रहे हैं कि ये जो संपन्न लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वहाँ पर कुटुंब विवाद है, वहाँ पर तलाक है। ये भी क्या दो बातें खड़ी हो गई? इसका जवाब हम लेंगे अपने इन तीनों मेहमानों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ रोशन हो फिजाएं, उम्मीदें हो नई, जहाँ रोशन हो फिजाएं, उम्मीदें हो नई, दुनिया को देंगे खुशियाँ, जनरेशन हम नई, जनरेशन हम नई, जनरेशन हम नई। दुनिया की हर दिशा में बदलेंगे हम समा, बढ़ेंगे हम, खेलेंगे जीतेंगे ये जहां। Rise and shine and lead the way, we'll rise and shine and lead the way. RNS World is cool, RNS World is cool. लिखेंगे नई कहानी, नई राहें चुनेंगे, अपने विश्वास के बल पे इतिहास रचेंगे। We'll rise and shine and lead the way, we'll rise and shine and lead the way. RNS World is cool, RNS World is cool, RNS World is cool, RNS World is cool. Hansraj Modern School makes learning joyful and fun-filled through activities like Science Park, learn by live concepts, Chess Club, learn tactics and strategy, Astronomy Club, journey beyond stars. At Hansraj, education is managed by IITians and professionals who've been through the rigors of competition and can ensure smart careers. Hansraj Modern School, Shivpuri Road, Jhansi.
I am excited to launch MS Dhoni Cricket Academy. The aim is to provide 360-degree training approach with the help of best techniques and technology to sharpen your skills. मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड prepared by well trained chef, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। आदित्य कुमार सिंह एडवोकेट, प्रत्याशी महामंत्री कानपुर बार एसोसिएशन, सभी नगरवासियों को और अपने अधिवक्ता भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनकी होली इस तरह की हो कि उनके जीवन में खूब सारे रंग भर जाए। मैं क्योंकि इस समय बार एसोसिएशन कानपुर नगर में प्रत्याशी हूं महामंत्री का, अगर मुझे हमारे अधिवक्ता भाई ये मौका देते हैं और ये जिम्मेदारी सौंपते हैं तो मैं उनकी, वैसे तो समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन मूलभूत समस्याएं जो है उनको लेकर मैंने जो प्लान बना रखे हैं, उनको यहाँ पे कानपुर बार एसोसिएशन के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलूंगा, जिससे कि तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके व किसी भी संकट के समय पर अपने अधिवक्ता भाइयों को कानपुर बार एसोसिएशन की तरफ से 50,000 से 1 लाख तक की मदद कानपुर बार एसोसिएशन कर सके, ऐसी व्यवस्थाएं मैं करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। अनुराग श्रीवास्तव, भोला, महामंत्री प्रत्याशी कानपुर बार एसोसिएशन, सभी अधिवक्ता भाई बहनों को व नगरवासियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी अधिवक्ता भाई बहन हमें वोट का सहयोग करके भारी मतों से विजय बनाए, जिसके लिए हमेशा उनका आभारी रहूँगा। मैं गणेश दीक्षित एडवोकेट, बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। सभी अधिवक्ता बंधुओं को, कानपुर नगर वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बार एसोसिएशन में मैं पूर्व में भी पदाधिकारी रहा हूँ। काफ़ी अधिवक्ताओं के दबाव पर मैंने इस बार अपनी प्रतिष्ठा प्रकट की है। न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, अधिवक्ताओं के लिए जो समस्याएं हैं, जो पिटी ऑफेंसेस में बिना किसी वकालतनामे के कोई मामला निस्तारित नहीं होने दूंगा। और क्योंकि मैं विधि व्यवसाय ही करता हूं, अन्य कोई मेरा कारोबार नहीं है, अन्य जो लोग लड़ रहे हैं उसमें कोई भी विधि व्यवसाय रद्द नहीं है, इसलिए मैं सभी अधिवक्ताओं से, भाइयों बहनों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो हमें अधिक से अधिक समर्थन प्रदान करें। मैं हेमंत कुमार तिवारी, अब के बार के वार्षिक चुनाव में कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं और मैं अपने सभी अधिवक्ता भाइयों और बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि अब के आने वाले बार के वार्षिक चुनाव में वो अपना आशीर्वाद और अमूल्य मत प्रदान कर मुझे विजयी बनाएं। धन्यवाद। साहित्य साधना में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा बहुत ही सार्थक और बड़ी रोचक है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इस चर्चा का समापन कैसे हो पाएगा। खैर, जितना समय है उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। मौली जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। अभी साहित्य की चर्चा हो रही थी, एक शब्द होता नारी हाय तुम्हारी यही कहानी, बस आगे क्या है
सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, उसका उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, क्या साहित्य में आज भी महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा? क्यों ऐसा साहित्य लेखन चल रहा है? क्या जो साहित्यकार होता है वो अति संवेदनशील नहीं होता, वो तो सृजनशील होता है, या वो सही लिख रहा है? देखिए, सही गलत के बीच में क्या होता है, हम बहुत सुविधा प्रेमी होते हैं। एक बहुत साफ बात मैं कहूँ, चाहे हम साहित्यकार हों या हम आम नागरिक हों, हम बड़े सुविधा प्रेमी होते हैं। और जहां हमें सुविधा से मार्ग मिल रहा हो ना, वहां हम तकलीफ उठाना गवारा नहीं करते, इसलिए हम लगातार लिखते हैं। मैं अभी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मैंने जिक्र भी किया था कि शुरुआत से हमारे साहित्य में नायिका भेद में बराबरी की स्त्री का कोई स्थान नहीं है। मंत्री है, वेश्या है, लास्य करती है। मूर्ति कला में, चित्रकला में लास्य स्त्री का रूप है, तांडव पुरुष के पास है। तांडव करने का अधिकार स्त्री को नहीं है। नहीं, दुर्गा जी को तो फिर क्या मानेंगे? दुर्गा ने काली को क्या मानेंगे आप? वहीं आ रही हूँ। दुर्गा को भी तांडव का अधिकार नहीं है। जब उसको क्रोध बढ़ गया तो शिव को उसके चरणों में आना पड़ा और उसे बताना पड़ा कि पुरुष पे पांव रख के वो अपराध कर रही है, इसलिए उसका क्रोध शांत हो जाना चाहिए। जुबान उसकी बाहर निकल आई। तो महिला का क्रोध इतना भयंकर भी तो होता है कि जब वो आ जाती, इसको ये शंकर भगवान की अगर आप बात देख लें तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए ये स्टेप उठाना पड़ा। हाँ, क्यों नहीं होगा क्रोध? आप ये सोचिए, आपने बड़ी साधारण सी, ये तो विज्ञान की बात है, इसमें तो बहुत आप गुब्बारे में हवा भरी हो, उसको प्रेशर करते चले जाइए, या आप किसी कमजोर से कमजोर प्राणी को कॉर्नर करते चले जाइए, पलटकर वार होगा और वो बहुत भयानक होगा। आप जितनी गति से, सिद्धांत है ना साइंस का, जितनी गति से गेंद को दीवार पे मारेंगे उससे दूनी गति से वो वापस आएगी। तो जब वो क्रोध सप्रेस होता रहता है तो वो ऐसे ही निकलता है और फिर उसको क्षमा की मुद्रा में आना पड़ता है कि हाय, मैंने क्रोध क्यों करा। ये हमारा साहित्य है, ये हमारा पुरातन अध्ययन है। अब आप अभी आ जाइए, प्रसाद की बात हम कर रहे थे, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। अमृता प्रीतम जैसी महिला ये लिखती है कि औरत का पाप फूल की तरह होता है, वो पानी पे तैर आता है, मर्द का पाप पत्थर होता है, वो डूब जाता है। पाप में भी भेद, औरत का पाप भी भेद करके देखा जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि जब आप औरत की बात करते हैं, आप उससे इतनी अपेक्षाएं करते हैं लेकिन स्थितियां नहीं देना चाहते। वो मन की आपके करे पर उसके मन का माहौल ना बने, ये आप पूरी कोशिश करते हैं। तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जिसको आप संस्कार का हिस्सा ही नहीं मानते, सारे संस्कार पुरुष के, जन्म संस्कार से लेके उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, ये संस्कार वो संस्कार, सब पुरुष के, और उन्हें पहुंचाने का, उन्हें वहन करने का दायित्व स्त्री का, और आप उसके लिए कोई सुविधा भी नहीं देंगे। फिर आप शिकायत करेंगे, और जब स्त्री उस पर रिवोल्ट करने लगी है आज, तो उसके लिए कितने दोष खड़े हुए। अभी आपने बात जहां खत्म की थी, बात हो रही थी तलाक की। अब यहां पर भी देख लीजिए, किसी संप्रदाय, किसी उसमें हो, अगर पुरुष को तलाक देना है, एक संप्रदाय ऐसा है जहां पे पुरुष सोचता ही नहीं है, छोड़ दिया, परित्यक्ता हो गई। एक समुदाय है, चलिए आपको तलाक देना तो है, तलाक बोलना तो है, आपने तलाक 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 कहा और स्त्री को तलाक मिल गया। लेकिन उसी महिला को हमारे समाज में तो ये अधिकार ही नहीं दिया गया कि वो पुरुष को छोड़ देगी। उसको खुला लेना है तो उसको जन्म बीत जाएगा और उसको खुला मिलने में दिक्कत आएगी। उसके बाद उसे ही इद्दत की रस्म भी पूरी करनी है। ये तो परिस्थिति है। उसके बाद अगर वो तलाक दे दे तो वो बुरी क्यों है? कहीं तो कुछ घुट रहा होगा। उसका क्रोध इतना अस्वीकृत क्यों है? वो उस रिश्ते में क्यों रहे जो उसे पल पल मार रहा है? वो खुद जिंदा क्यों ना रहे? रिश्ते को मर जाने दे, वो बुरी नहीं है।
अपवाद हर जगह होते हैं, पर जब स्त्री किसी पुरुष को छोड़ के जाने का कदम उठाती है तो ये निश्चित जानिए एक तो पूरे दिल से उठाती है, फिर वो पलटती नहीं। बिल्कुल आप लाख कोशिश कर लीजिए। और दूसरी चीज, वो अंतिम उपाय होता है जब वो पुरुष को छोड़ के। बहुत अच्छी बात आपने कही बोली। मैं नीलम जी एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक लंबे समय से महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। मैं तो जानता हूँ जब आप शिक्षक पार्क में बहुत छोटे थे तो आप ये संघर्ष करती थी और एक एक महिला की वेदना को लेकर के झगड़ा किया करती थी। सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ, इस आज तक क्या कारण है कि महिलाओं में सामाजिक चेतना जागृत नहीं हो पाई है? वो अपने अधिकार नहीं जानती हैं, वो खुल करके विरोध नहीं कर पा रही हैं और यही कारण है कि हिंसा का शिकार होती है, नाना प्रकार की यातनाओं का, शोषण का शिकार होती है। ये सामाजिक चेतना क्यों नहीं जागृत हो पा रही है? वर्मा जी, पहली बात तो हम आपकी बात का थोड़ा सा खंडन करेंगे। ईशा के 500-600 साल पहले रामायण काल का इतिहास दिखता है और उस समय पैट्रियार्की पूरी फल फूल रही थी। अगर हम रामायण को उठा के देख लें, इतना लंबा समय जिस देश को पैट्रियार्कल वैल्यूज के खिलाफ लड़ाई लड़ने में लग गया, तो हम जेंडर इक्वालिटी के लिए अगर हम देखें, अभी भी मौली जी ने कहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर हम अपने पति से तलाक लेते हैं तो संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत हमको पति से भत्ता नहीं मिलेगा। अगर पति हमें तलाक देगा तो भत्ता मिलेगा। तो इन बातों को ऐसा नहीं है। तो इस बात को हमें समझना होगा कि हम जो चल के आए हैं, जिस इतना लंबा समय हम लोगों ने पार किया है और सामाजिक सरोकार नहीं है या महिलाओं की सामाजिक चेतना नहीं जागी है, ऐसा नहीं है। आज भी जो हम लोग आंदोलन के दौरान ही जो गीत लिखते हैं कि इरादे कर बुलंद, रहना शुरू करती तो अच्छा था, तू कहना छोड़कर अब तो सहना छोड़कर अब कहना शुरू करती तो अच्छा था। तेरे माथे पे यह आंचल बहुत खूब है लेकिन इसे परचम बना लेती तो अच्छा था। ये गीत भी लिखे जा रहे हैं। ये गीत, और हम भूख से मांगे आजादी, हम शराब से मांगे आजादी, हम महिला हिंसा से मांगे आजादी, हम लैंगिक असमानता से मांगे आजादी। ये नारे अगर लिखे जा रहे हैं, अगर हम देखें सोशल मीडिया में, तो ऐसा नहीं है। सवाल उठाए जा रहे हैं और उन सवालों पे बहस चल रही है और एक अच्छा मंच भी ऐसा नहीं कि हम लोगों के सामने है। और आज अगर हम देखें, आदिकाल से लगा के वो इंद्र जी के समय से लगा के जब अप्सराएं, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या लोगों ने भगवान का भी कॉन्सेप्ट बनाया। तो क्या कॉन्सेप्ट बनाया कि इंद्र सबसे पहले जो वो थे ऋषि, अगर उनकी पत्नियां सुंदर थी, उनके पास जाते थे, अगर वो इनसे डर जाती थी तो ऋषि उनको श्राप देते थे, और अगर नहीं डरती थी, तेवर दिखा देती थी, तो कहते थे हम तो आपकी परीक्षा लेने आए थे। ये हमारे देश में जहां औरतों के साथ घर में उनको एकदम ढांक के रखने का, अरे जब हम लोग 95 में चाइना गए थे तो ये बात यहाँ पर उस समय नरसिम्हा राव जी थे और नरसिम्हा राव जी ने ये बात कही थी कि हम लोगों से, कुछ लोगों को बुला के, देश के करीब 12-13 लोगों को बुला के, कि आप लोग चाइना जा तो रही हैं लेकिन ये ध्यान रखिएगा बहुत सारी हमारी जो घर की चीजें हैं वो वहां नहीं उठे। हमने कहा क्या मतलब? उन्होंने सीडा का सवाल उठाया था कि सीडा में औरतों को जिस तरह से ये कहा गया है कि परिवार के अंदर उनके साथ जो हिंसा हो रही है, तो हम लोगों ने जो घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम की बात की थी, उन्होंने कहा परिवार के अंदर तो एक आजादी होनी चाहिए ना लोगों को। परिवार के अंदर, ये एक दया की बात थी, ये हम 95 की बात बता रहे हैं कि परिवार के अंदर आदमी को तो कम से कम अपने तरह से चलाने की बात होनी चाहिए कि वो औरत के ऊपर कितना शोषण करता है, कितना उस पर शासन करता है। ये आजादी उसे अगर मिलती रहेगी तो शायद वो बाहर समाज से लड़ पाएगा। ये सोच 95 की थी। ठीक बात, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक, बहुत अच्छी बात की। रोमी जी, क्या आप मानती हैं कि सामाजिक चेतना का जो निशाना है वो सिर्फ आत्मनिर्भरता पर रह गया? अब महिलाएं सोचती हैं कि बस हम आत्मनिर्भर हो जाए, बस हमारा काम हो जाएगा।
तो आत्मनिर्भर होकर के वो एक चैलेंज के रूप में तो परिवार में खड़ी हो रही है, लेकिन अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रही हैं। ये मैं पूछ रहा था रोमी जी। इसमें इसके पहले मैं नीलम जी की एक बात का समर्थन करूंगी जी कि ऐसा नहीं है कि सामाजिक चेतना नहीं हो रही है। जो लगातार विरोध करने का जो अवसर हमको मिल रहा है, हम छीन रहे हैं अवसर नहीं मिल रहा है, ये सामाजिक चेतना ही है। ये हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। मुखर हो रही है औरतें, मुखर हो रही हमारी लड़कियां, तमाम सारी बंदिशों के बावजूद वो मन चाहे कपड़े पहनती है, मन चाहे तरीके से जीती है। तो ऐसा नहीं कि सामाजिक चेतना में औरतों का कोई मतलब नहीं है। वो उनकी लड़ाई पूरी एक पूरे अपने वर्ग के लिए, तो इसलिए तो ऐसा हो रहा है। हाँ, तो दूसरी बात आपने अभी क्या पूछी? मैं दूसरा ये सवाल पूछ रहा था कि ये जो सामाजिक चेतना आई है महिलाओं में, वो ये आ गई है कि उसको एक कि हम शिक्षित हो जाए, हमको नौकरी मिल जाए, हम आत्मनिर्भर हो जाए, क्या यही तक? और जो हमारे सामाजिक दायित्व है, परिवार है, कुटुंब है, उससे थोड़ा विलग हो गई। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, आत्मनिर्भर होना तो चेतना ही है। जब हमारे पाँव वही मैं कह रहा हूँ, वही तक है, वही नौकरी नहीं। जब हमारे पाँव मजबूत है तब हम गिरे हुए के सहारा दे सकते हैं। जब हमारे पाँव मजबूत नहीं है तो हम किसी को सहारा नहीं दे सकते। किसको सहारा दे? पति तो अपना काम करता ही है, उसमें उसको आप कहाँ सहारा देने जा रहे हैं? बच्चों को भी सहारा देते हैं। दूसरी बात, हमारा जो आत्मविश्वास बढ़ रहा है, जिससे मुझे अपने आसपास की बुराइयां नजर आ रही हैं, ये हम एक समाज के लिए रोशनी की लकीर है। उसको बिल्कुल खुदगर्जी मत समझिए कि वो खड़ी हो गई है, अपने लिए कमा रही है, अपने लिए कर रही है। वो अपने लिए नहीं कर रही है। कोई भी औरत अपने पूरी तनख्वाह खुद नहीं खा जाती है, पूरे तनख्वाह की साड़ी नहीं खरीदती है। उसके बच्चे अब पहले से ज्यादा बेहतर स्कूलों में पढ़ने लगे हैं। स्कूलों में जाने वाले अब छोटी जो कम कमाई वाली औरतें हैं, वो भी कोशिश करती हैं कि अपने बच्चों को थोड़े सरकारी स्कूल में ना भेजकर थोड़े से अच्छे स्कूल में भेज दें, क्योंकि उनके हाथ में पैसा है। तो ये उनकी खुदगर्जी नहीं है, ये उनका आत्मविश्वास है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है समाज में। और हम चाहेंगे कि ऐसा आत्मविश्वास बढ़ता रहे। इसको शिक्षा से ही हम आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, ठीक बात है। मौली जी, क्या आप मानती हैं कि ये जो आत्मनिर्भरता के नाम पर नौकरी हो रही है, ये महिलाओं पर एक अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है? और कहा यह जा रहा है, हमारे साथ अभी एक बाल साहित्यकार थी महाराष्ट्र की, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था महिलाओं को उस समय तक नौकरी नहीं करनी चाहिए तब तक कोई मूलभूत आवश्यकता न हो, क्योंकि इससे परिवार बिखर रहा है, परिवार संस्कारित नहीं हो रहा है, परिवार में एक वो समझता नहीं आ पा रही है जो महिलाओं को करना चाहिए। तो ऐसा है क्या? इसे आप मानती हैं? इस प्रश्न का जवाब में एक सीधा सा प्रश्न ये पूछूंगी, जो महिला काम नहीं करती है, जो कमाने नहीं जाती है, उसकी बात कितने लोग सुनते हैं और वो कितने संस्कार दे पाती है? सच बात तो ये है कि अगर वो, एक बहुत पुरानी धारणा है, देखिए इसे अगर गलत अर्थों में ना लिया जाए, एक बहुत पुरानी वो है, भय बिनु होत न प्रीत। महिला आपके भय से मुक्त हो गई है कि आप उसका खर्च नहीं उठाएंगे। ये बात हजम ना करने वालों के लिए ये समस्या है कि वो कमाने जाती है, अब उनके पास टाइम ही कहाँ है कि वो संस्कार देंगे और सरोकार रखेंगी। वरना जो महिला कमाती है उनमें से कितने % महिलाएं हैं जो घर का दायित्व नहीं उठाती? कितनी? मुझे तो अपने आसपास कोई नहीं दिखती। और बेहतर तरह से उठाती, और बेहतर तरीके से वो टाइम मैनेजमेंट सीख गई हैं। वो ये सीख गई हैं कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, तो वो अपने बच्चे को उसके हिसाब से चलना सिखा पा